नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी के पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक के अध्याय 5 का जल का अध्ययन करेंगे। हम सभी ने पिछले वीडियो में इसी पाठ का अध्ययन किया था जल। आज इसी पाठ का वापस से हम पुनरावर्तन करते हुए स्मरण करते हुए, जैसे कि जल के बारे में सोचने पर हमारे मस्तिष्क में एक नया चित्र बनता है। जैसे नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा के ऋतु में जब भरे पानी के गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है, इसके बारे में हम सोचते हैं। सोचने पर ये पता चलता है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से वर्षा हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती के ऊपर या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तो ये जो प्रश्न बना है, जल चक्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक आगे, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, जिसमें अधिकांश नमक सोडियम या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो हम समझ सकते हैं कि समुद्र यानी महासागर का जल होता है, उसमें आयोडीन यानी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें से निकाल कर जब नमक बनता है, उस नमक को अपन खाने में उपयोग करते हैं। अपनी जैसे कि थलशाला, यहाँ छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अपनी थलशाला बनाएं। जैसे इस बोतल में आपके सामने जो बताया गया है कि इस बोतल में, ये जो बोतल है, एक बड़े जार एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसके ऊपर हयूम की एक पतली परत लगाए। इसमें सबसे पहले बड़े पौधे लगाए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के, बार को जल बंद कर दे। पत्तियां एवं मिट्टी मिट्टियों के द्वारा जल वाष्पित संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में गिरता है। ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र की सहायता से अपन समझ सकते हैं कि प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, ये जो हैं इसमें जल की बहुत ही, इसके अंदर बताया गया है कि ये महासागर है। और इसके बाद में कई ऐसे सागर है, जैसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील दक्षिणी अफ्रीका में है, भूमध्य सागर, काला सागर, ऐसे इस मानचित्र में बताया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है, तो इसमें बताया गया डर्लिंग नदी। तो ये इस मानचित्र से हम प्रमुख सागर, प्रमुख झील एवं प्रमुख नदियों के बारे में इसमें बताया है, जिससे अपन अध्ययन मानचित्र से सहायता से कर सकते हैं। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि जल की सतह का 3/4 भाग जल से ढका होता है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में इसका विवरण दिया गया है कि महासागर में जो 97.3% जल है,
वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बर्फ चत्रक 2.0 भूमिगत जल 0.68 यानी 0.68, झीलों का अलवण जल 0.009 एंड नमकीन जिले 0.009, वायुमंडल 0.0019 और नदियाँ 0.0001 यानी 100% में से बहुत ही कम जल अपने को पीने योग्य मिलता है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता लगभग 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल देश है उसमें मृत सागर है, वहाँ पर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलो कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। क्रियाकलाप, ये अपने को प्रयोग करना है इसका। जैसे 2 लीटर जल लेना और मान लें वो पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 2 चम्मच जल मानकर यानी बर्तन में 12 चम्मच जल मानकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। वह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण की मात्रा को दर्शाता है। इस चित्र में जल के वितरण को दर्शाता है। आप स्वयं देख लें और आप कितनी मात्रा उपयोग कर सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही अपनी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल के उपयोग का हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? आजकल हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, इसके ऊपर बताया जाता है कि जल को शुद्ध करना और जल को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि अपने देश में ऐसे कई महानगर है जो नदी के किनारे है और अपनी भी पुरानी सभ्यता में नदी के किनारे ही बड़े गांव, बड़े शहर बसाए गए हैं अपने पूर्वजों के द्वारा। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो उस जल को या नदी को देवता के रूप में मानते थे और उनको अशुद्ध नहीं होने देते थे। लेकिन आजकल नदी के किनारे अपने कारखाने लगे हुए हैं। उन कारखानों का गंदा जल भी उस नदी में गिरता है। सिटियों में जो नालियाँ होती है उसमें गंदा जल होता है, वो भी नदी में गिरता है, जिससे अपने देश की जो नदियाँ हैं वो बहुत ही गंदी हो रही है। और उसको बचाने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छ गंगा यानी जल की स्वच्छता के लिए गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रयास किया और जितने भी अपने देश में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनको स्वच्छ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यानी एक दिन ऐसा मनाया जाता है 22 मार्च को जिसको विश्व में जल दिवस के रूप में मानते हैं। और इस दिन जल को किस प्रकार से अपने को सुरक्षित करना, जल है तो कल है, ऐसे कई प्रकार के जल को संरक्षण करने के उपाय बताए जाते हैं। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा। यानी समुद्र का जल होता है, महासागर का जल, वो हमेशा गतिमान होता है, चलता रहता है, उसकी तरंगें चलती रहती है। जबकि
तालाब होते हैं, झील होते हैं, ये शांत रहते हैं, इसमें तरंगे इतनी नहीं चलती। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहती है उतनी तरंगे भी तेज होती है। यानी समुद्र के सतह पर जितनी हवा जोर से चलती है, ऐसे समुद्र के पानी में भी तरंगे उत्पन्न होती है और वो हवा के साथ साथ इस पानी के ऊपर सतह पर तरंगों के रूप में चलता है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, वह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है, इसको आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में लिखना है कि तरंगे किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो उसे तिरंगे कहते हैं। तूफान में वायु तेज चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी अपने को अपने कक्षा कार्य के रूप में लिखना है। सुनामी किसे कहते हैं, जब विशाल तरंगे उठती हैं तो उन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी अधिक से आई है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ है। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भी डूब गया है। यानी सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट ब्रह्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र की जल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बढ़ने लगा, यानी बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जो समुद्री तटों पर जल समुद्र हटने लगा। भारतीय प्लेट के ब्रह्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए, यानी पूरे के पूरे डूब गए। भारतीय सीमा पर ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है वो भी पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र तरंगों सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह की श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी। होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 70 किलोमीटर तक कम हो गई। समुद्र तट में सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक ले गई, जिसका फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक लोग घर से प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत सागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी भी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप की क्रिया है वो बहुत कम होती है।
तमिलनाडु के तट पर सुनामी धारा विनाश इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। कई बड़े बड़े घर टूट गए इससे। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई गई, वह पिछले कई 100 वर्षों से भी अधिक सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों पर एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल तेजी से तटीय क्षेत्र में जल होता है उसमें तेज़ी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उत्पन्न उठती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ठीक इसी के बाद में हम ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल उठता एवं गिरता ज्वार भाटा कहलाता है। इससे भी अपने को कह सकते हैं कि ये कक्षा कार्य के नियमित अपने को करना चाहिए। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, यानी जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं एवं जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसको भी अपने को लिखना है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, अलग अलग दोनों का लिखना है। सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिष्कर्षित होता है। इसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को हम बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार जो होता है वो जलयान जहाज होते हैं उनको सहायता देता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करती है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के किनारे आ जाती है और इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ लाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे में होने वाले जल के उतार चढ़ाव का बहुत उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने लगती है और नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट के किनारे यानी पूर्व तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ये जो महासागरीय धाराएं के बारे में अपने को मानचित्र की सहायता से अपन समझ सकते हैं कि कौन कौन से स्थान में महासागरीय धाराएं अधिक एवं कम होती है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। हम इसमें से जैसे कि वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभ्यास के प्रश्न हैं।
क ख ग घ छ छ, ये आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में लिखना है। जैसे वसन क्या है, जल चक्र क्या है, मैंने आपको बताया भी है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन से है, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, अपन ने इस भी पढ़े थे। महासागरीय धाराएं क्या है, तो इनको अपने कक्षा कार्य के रूप में लिखना है। ये वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन आज वापस दौरान करते हुए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने जो 5 पाठ है वो पूरे हो गए हैं। इसके बाद में अपन 5 पाठों के लिए जो प्रश्न हैं पीछे वाले, ये अगले वीडियो में अपन करेंगे। जय भारत।